नमस्कार, वेलकम दोस्तों। भारी तबाही मची है ईरान में। अभी तो इंटरनेट वहां बंद है। जिस दिन इंटरनेट खुलेगा और जर्नलिस्ट वहां जाएंगे तो पता चलेगा कि कितनी तबाही मची है, कितना इस्टेब्लिशमेंट नष्ट हो चुका है। 15-20 हजार लोगों के मारे जाने की और आंकड़े आ रहे हैं, जो ज्यादा भी हो। कितनी रिफाइनरीज बर्बाद हो गई, कितना फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंस्टॉलेशंस बर्बाद हो गए। आखिर ये बर्बादी कैसे हो रही है? ये बर्बादी हो रही है मिसाइल्स के गिरने से। हम देख रहे हैं इजराइल में भी भयानक बर्बादी हुई है, भयंकर बर्बादी हुई है, और ये बर्बादी का कारण है ईरान की मिसाइल। तो ऐसे में दोस्तों बहुत जरूरी हो जाता है इन मिसाइलों से बचना, जिस पर अभी सारी दुनिया केंद्रित है। अमेरिका एक गोल्डन डिफेंस सिस्टम का, गोल्डन डोम की बात कर रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि वो एक ऐसा डिफेंस सिस्टम बनाएगा इन मिसाइलों से बचने का, गोल्डन डोम सिस्टम, जो 100% के करीब एक्यूरेट होगा और अमेरिका को बचा ले। इजराइल का एक आयरन डोम सिस्टम है, जिसपे इजराइल कहता है कि हम दुश्मन के मिसाइलों से सेफ हैं, और उसको वो और आधुनिक से आधुनिक बना रहा है। इसी क्रम में दोस्तों भारत को अगर सुपर पावर रहना है, भारत को अगर शांति के साथ रहना है, क्योंकि शांति के लिए भी शक्ति की जरूरत है। अगर आप ताकतवर हैं तभी आप शांति खरीद सकते हैं। शांति को खरीदना आज के दुनिया में बहुत महंगा सौदा हो गया है। आप बहुत सस्ते में शांति नहीं खरीद सकते हैं। अगर आप ताकतवर हैं, शक्तिशाली हैं और दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तभी आप शांति से रह सकते हैं। तो भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है, और इसलिए भारत की ये बुनियादी जरूरत हो गई है कि भारत सुपर पावर बने, भारत बहुत ताकतवर बने, और इस सुपर पावर बनने के लिए भारत को अपनी सुरक्षा भी करनी होगी, अपनी सुरक्षा प्रणाली भी डेवलप करनी होगी। तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा कि किस तरह हम लोग सुदर्शन चक्र डिफेंस प्रणाली विकसित कर रहे हैं, जो 2035 तक जिसका टारगेट रखा गया है, 2035 तक यह इम्प्लीमेंटेड हो जाएगा, कार्यान्वित हो जाएगा। इसमें हम लोग किस तरह अपने को मल्टी लेयर डिफेंस से, बैलिस्टिक मिसाइल्स के डिफेंस से हम लोग सुरक्षित कर रहे हैं। इवन हम लोग स्पेस में जो सैटेलाइट्स हैं, जो हम लोग, दुश्मन की सैटेलाइट्स हम लोगों को देखते रहती है, हमारी जानकारी देती रहती है, उनको भी नष्ट करने का सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, जो कि हमारा एक सुरक्षा का ही सिस्टम है। दुश्मन की मिसाइलों को काटने के लिए सबसे पहले उनको डिटेक्ट करना पड़ता है, उनको पकड़ना पड़ता है कि वो हमारी ओर आ रही हैं या हमारी ओर लॉन्च हो गई। तो डिटेक्शन होता है। फिर क्या होता है, उनको ट्रैक किया जाता है, किस रास्ते से आ रही हैं, मूवमेंट कैसा है, वो क्या अपनी गति, दिशा, एंगल चेंज कर रही है या सीधी आ रही है, कितने स्पीड से आ रही है, क्या एल्टीट्यूड है, ये सारा ट्रैक होता है। फिर उस डाटा के अनुसार हमारा फायर कंट्रोल सिस्टम ये तय करता है कि इसको हम लोग काटेंगे कैसे, इसको इंटरसेप्ट कैसे करेंगे, और तब वो फायर, जो हमारी मिसाइल्स को उस तरह का प्रोग्रामिंग करके या उस तरह से उसको नेविगेट करके, उसको गाइड करके फायर करता है, और इवन फ्लाइट के दौरान भी गाइड करता है, नेविगेट करता है, ताकि वो दुश्मन की मिसाइल को काट सके, जिसमें रेडियो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज और फ्रेगमेंटेशन वारहेड्स इस सब का भी उपयोग होता है। तो अब आइए दोस्तों, इन सारी चीजों को फलीभूत करने के लिए रडार सिस्टम, बहुत तगड़ा रडार सिस्टम होना आवश्यक है। और आइए तो हम लोग अब डिस्कस करते हैं रडार्स। पहले हम लोग उसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन से रडार्स होते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि भारत कौन कौन से रडार बना रहा है। फिर हम लोग देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस कि ये रडार कैसे काम करते हैं, किस तरह से डिटेक्ट करते हैं, और टेक्निकली कितने तरह के होते हैं। इसलिए पूरे एपिसोड में बने रहिए, और आपको ये सारी जानकारी के लिए बहुत सारा रेफरेंस लेना पड़ेगा, बहुत जगहों पर जाना होगा, और हम लोगों ने इसे एकत्रित कर दिया है एक जगह पर। ये आपको जो इस तरह के डिफेंस टेक्नोलॉजी में जिनका इंटरेस्ट है, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स को रडार संबंधित सारी जानकारियां यहाँ मिल जाएगी।
तो टाइप्स ऑफ रडार्स कितने तरह के होते हैं? तो एक तो रडार होता है एयर स्पेस सर्विलेंस रडार। ये रडार दोनों जगह काम आता है। जो ये हमारी फ्लाइट्स होती हैं, इनको भी ये लोग गाइड करते हैं। इनका एल्टीट्यूड देखते हैं, हाइट देखते हैं, दूसरी फ्लाइट का भी पाथ देखते हैं, हाइट देखते हैं, तब एक फ्लाइट से दूसरे फ्लाइट को बचा के ले चलते हैं, गाइड करते हैं कि भाई एक फ्लाइट यहाँ पे है, इस एल्टीट्यूड पे है, इस आपको एक्सिस पे है, तो आप का एल्टीट्यूड ये होगा, आपका एक्सिस ये क्या होगा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम जिसको कहते हैं, तो वो भी आपको यूज करते हैं ये एयर स्पेस सर्विलेंस रडार। और इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी जो जाती हैं, जो काफ़ी ऊपर से जाती हैं, काफ़ी 50,000 फीट से जाती हैं, उनको भी ये एयर स्पेस सर्विलेंस रडार गाइड करते हैं कि हाँ आपका पाथ सही है कि नहीं। और दूसरे फ्लाइट्स जो आ रही हैं उनमें और ये जाने वाली फ्लाइट्स में डिफरेंस रहे, ताकि सेफली फ्लाइट का नेविगेशन होता रहे, फ्लाइट्स का ऑपरेशन होता रहे। तो ये जो एयर स्पेस सर्विलेंस रडार्स होते हैं, इनके रोटेटिंग एंटीना होते हैं। ये एंटीना रोटेट करती रहती है, मतलब 360 डिग्री से ये आपको डेटा लेती हैं, डिटेक्शन करती हैं। 360 डिग्री पे ये कैलकुलेट करती हैं, जो भी इंफॉर्मेशंस, डेटा, इमेजेस आ रही हैं उनको कैलकुलेट करती हैं। रेडियो वेव्स का यूज़ करती हैं। और ये आपको मिलिट्री में भी यूज होता है। मिलिट्री भी दूर के ऑब्जेक्ट्स को, हाइट से आने वाले ऑब्जेक्ट्स को 360 डिग्री चारों तरफ जो है, मिलिट्री भी अपने इंस्टॉलेशंस में, अपने मिलिट्री एयरबेस पे, कैंटोनमेंट में, एम्यूनिशन डिपोट में, और जो भी मिलिट्री के आपको सेंसिटिव इस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं, वहाँ लगा के रखती है मिलिट्री इन रडार्स को, और सारे स्पेस को स्कैन करते रहती है, सारे स्पेस को देखते रहती है। तो ये हुए हमारे डिटेक्शन रडार्स। फिर हमारे फायर कंट्रोल रडार्स होते हैं। अब जैसे देश के मिलिट्री ने अगर डिटेक्ट किया कि कोई एनिमी ऑब्जेक्ट, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो सकता है, हेलीकॉप्टर हो सकता है, ड्रोन हो सकता है, या मिसाइल्स हो सकते हैं, हाँ, अगर हमारी ओर आ रही हैं, तो इसको अगर एयर स्पेस सर्विलेंस रडार ने डिटेक्ट कर लिया, तो फिर क्या होता है, हमारे सेकेंड रडार्स जो होते हैं, सेकेंडरी रडार्स जो फायर कंट्रोल रडार्स होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। वो फिर उसकी एल्टीट्यूड को ट्रैक करते हैं, उसके स्पीड को ट्रैक करते हैं, उसके मैन्यूवरेबिलिटी को ट्रैक करते हैं, उसके डिसेप्शन तो नहीं दे रहा है उसको ट्रैक करते हैं, और इस तरह से उस डेटा को हमारे जो कंट्रोल यूनिट को देते हैं। तब कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है कि हम अपनी किस मिसाइल का उपयोग करें, और उसको किस तरह से नेविगेट करें, या हम उसको किस तरह से गाइड करें, या उसको प्रोग्राम करके ही भेजें ताकि वो दुश्मन के मिसाइल को इंटरसेप्ट कर ले। हमारा ये फायर कंट्रोल रडार्स का हमारा ये काम होता है। ये टारगेट को लॉक करती हैं, एलिवेशन देखती हैं, उनका रेंज देखती हैं कितना दूर पे है, और ये सारी इंफॉर्मेशंस जो है कंट्रोल सिस्टम को देती है। फिर हमारे होते हैं काउंटर बैटरी रडार्स। ये रडार्स क्या होते हैं, जैसे जब जहां वार हो रहा है तो वहाँ आर्टिलरी का यूज होता है, तोपखाने का यूज होता है, हेवी फायर तोपखाने से किया जाता है, या रॉकेट सिस्टम से किया जाता है। जैसे हमारा रॉकेट सिस्टम है, पिनाका है, हमारा भी ADAG तोपखाना है, इंडिजिनसली डेवलप्ड। कल्याणी एक हमारी प्राइवेट कंपनी है, उसने भी बहुत बढ़िया तोप डेवलप किया है, जो भारतीय सेना भी यूज कर रही है और विदेशों में भी उसका एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये तोपखाना, आर्टिलरी सिस्टम या रॉकेट सिस्टम को डिटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है वार में, कि कहाँ से फायरिंग आ रही है, ताकि उस तोपखाने को या उस रॉकेट सिस्टम को उड़ाया जा सके। तो इसके लिए काउंटर बैटरी रडार्स होते हैं, जो डिटेक्ट कर लेते हैं एनिमी के आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल्स को, और उससे ये प्रिसाइज जो है आर्मी का आर्टिलरी का या तोपखाने का या रॉकेट सिस्टम का लोकेशन कैलकुलेट कर ले। ये जो है हमारा काउंटर बैटरी रडार्स का काम होता है।
फिर हमारे पास एंटी बैलिस्टिक अर्ली वार्निंग रडार्स होते हैं। ये बैलिस्टिक मिसाइल्स बहुत खतरनाक होते हैं। ये 5,000 10,000 किलोमीटर दूर से लॉन्च हो जाते हैं और इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। इनकी स्पीड मैक्स 27 तक होती है। तो इनको बहुत पहले डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी इनको काटा जा सकता है, क्योंकि स्पीड इतनी ज़्यादा होती है, क्योंकि रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है। तो ऐसे में एंटी बैलिस्टिक अर्ली वार्निंग रडार्स होते हैं। ये रडार्स 5,000 किलोमीटर दूर पे और 500 से 5,000 किलोमीटर दूर तक कोई अगर ऐसा बैलिस्टिक मिसाइल फायर हुआ तो उसको लॉन्च के बाद ही डिटेक्ट कर लेती है कि ये एनिमी के द्वारा लॉन्च हो गया है और इसका टारगेट हमारा देश है। तो ये जब डिटेक्ट कर लेती हैं तो ये कंट्रोल सिस्टम को भेजती हैं, फिर हमारा फायर कंट्रोल सिस्टम वर्क करता है, फिर हमारे इंटरसेप्टर्स जाते हैं। तो ये रडार्स किस पे काम करते हैं? तो ये रडार्स एक्स बैंड होते हैं, या एरे रडार्स होते हैं, या फेज्ड एरे रडार्स। तो एरे रडार्स क्या है कि पहले होता था क्या कि एक सेंट्रल एंटीना है और वो वेव्स इमिट करता था और उसी से डिटेक्शन प्रोसेस होता था। लेकिन ये एरे रडार्स में क्या होता है कि ये सारे एंटीना जो रडार के हैं, ये सारे वेव्स को, रेडियो वेव्स हो गए या माइक्रोवेव्स हो गए या जो भी वेव ये यूज कर रहे हैं, उसको इमिट कर और एनिमी के ऑब्जेक्ट से टकरा कर ये सारे जो है डेटा कलेक्ट करते हैं और ये सारा डेटा कलेक्शन एक जगह मर्ज होता है, फ्यूज होता है एक जगह, और फिर वहां से शेप डिसाइड होता है कि कौन सा चीज हमारे ओर आ रहा है। तो ये जो हमारे पूर्व के पेसा रडार थे जिसमें एक ही एंटीना, सेंट्रल एंटीना काम करता था, उससे ये बेटर है। ये एरे रडार्स उससे बेटर। फेज्ड एरे रडार्स ये और भी बेटर है। ये क्या होता है कि ये रेंज के अनुसार काम करते हैं कि दूर के रेंज में है तो कौन सा रडार काम कर रहा है, फिर नजदीक आ रहा है तो कौन सा रडार काम कर रहा है। तो इसमें ये लोग अलग अलग बैंड का भी यूज कर सकते हैं। अलग अलग बैंड का यूज करने से क्या होता है कि कुछ बैंड जो है दूर के सिस्टम के लिए बेहतर होते हैं, कुछ बैंड नजदीक के सिस्टम के लिए बेहतर होते हैं। फिर हमारे पास होते हैं मैन पोर्टेबल रडार्स। कुछ ऐसी जगह, ऐसे टेरेन होते हैं, ऐसी पहाड़ी इलाके, दुर्गम इलाके होते हैं जहाँ पे आपको रडार्स को, गाड़ियों में माउंटेड रडार्स को ले जाना मुश्किल है, या रडार्स को फिक्स करना, ले जाके फिक्स रखना हमेशा के लिए वो संभव नहीं है, क्योंकि वेदर चेंज करता है। वहाँ कभी सोल्जर्स रहते हैं, कभी नहीं भी रहते हैं, जैसे सियाचिन ऐसी जगहों पर, दुर्गम पहाड़ियाँ, हिमालय की पहाड़ियों में। तो यहाँ पे पोर्टेबल रडार्स यूज, इसको 1 या 2 सोल्जर्स कैरी करते हैं। ये 5 से 15 मिनट में इनको फिक्स करके, इनको जोड़कर ऑपरेशनल किया जा सकता है। अब वहाँ पावर तो है नहीं, तो ये बैटरी से पावर्ड होते हैं और 360 डिग्री स्कैनिंग करते हैं। इसमें ऐसा रडार्स भी होते हैं, एक्टिवली इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार्स भी होते हैं। हाँ, जिसमें एक हमारा एग्जाम्पल है, हमारे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने बनाया है एक LLLR, जिसको भरनी बोलते हैं। ये लो लेवल मैन पोर्टेबल रडार बनाया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। फिर एयरबोर्न रडार होते हैं। ये रडार क्या होते हैं? हवाई जहाज में फिक्स होते हैं। इन हवाई जहाजों को बोलते हैं अवाक्स, इसमें फिक्स होते हैं। ये किसी भी वेदर में काम कर सकते हैं और रेडियो वेव्स यूज करते हैं। तो ये रडार क्या होते हैं कि दुश्मन की सीमा में उड़ते रहे। अब इनका रेंज मान लीजिए 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, तो दुश्मन के सीमा में अगर उड़ रहे हैं तो दुश्मन देश के 400-500 किलोमीटर अंदर तक ये झांक ले। तो इसलिए एयरबॉर्न किया जाता है, इनको हवाई जहाजों में लगाया जाता है। फिर हमारे नेवल प्लेटफॉर्म्स रडार होते हैं। अब हमारा नेवी का शिप जा रहा है, या हमारे नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर्स जा रहा है, या हमारा नेवी का टैंकर्स जा रहा है जो सप्लाई करता है फ्यूल हमारे जहाजों को, या हमारी पनडुब्बी जा रही है। तो इनको अपने सेफ्टी के लिए देखना पड़ता है, बहुत पहले डिटेक्ट करना पड़ता है भाई कि दुश्मन का कोई ऑब्जेक्ट जो उसके लिए खतरनाक हो सकता है, हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट, मिसाइल या ड्रोन,
उसकी तरफ तो नहीं आ रहा है। तो इसलिए शिप्स में रडार, अभी कई तरह के भी रडार होते हैं। कुछ रडार 2D होते हैं जो हाइट को ज़्यादा बढ़िया से छानते हैं, कुछ 360 डिग्री होते हैं जो हाइट को भी देखते हैं और चारों तरफ से आने 360 डिग्री पे आने वाले ऑब्जेक्ट्स को भी स्कैन करते हैं। कुछ रडार्स वेदर फ्रेंडली होते हैं, कुछ रडार्स जो है लॉन्ग डिटेक्शन के लिए काम करते हैं, कुछ रडार्स शॉर्ट डिटेक्शन के लिए काम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक एक्स बैंड रडार है, हाँ, तो वो वेदर फ्रेंडली नहीं है। लेकिन एस बैंड रडार जो है वो लॉन्ग डिटेक्शन के लिए है लेकिन वेदर फ्रेंडली है। अब लेकिन एक्स बैंड रडार भी रखना होगा, क्योंकि एक्स बैंड रडार जो है वो स्मॉल टारगेट्स को डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन एस बैंड रडार जो है वो वेदर फ्रेंडली है, लॉन्ग डिटेक्शन है, लेकिन छोटे टारगेट्स को अगर ड्रोन ही सब है तो शायद उसको मिस कर जाए, ड्रोन को नहीं डिटेक्ट करे। एक इंस्टॉलेशन की सुरक्षा के लिए कई तरह के रडार रखने पड़ते हैं और कई तरह का रडार एक्टिव होते हैं। अब नेवल प्लेटफॉर्म रडार्स का फंक्शन होता है सर्विलेंस, नेविगेशन। ये क्या होता है, जैसे शिप से जब दुश्मन के मिसाइल को या ड्रोन को या एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट करने के लिए शिप से हमारे शिप ने फायर किया, तो हमारी मिसाइल को नेविगेट भी करेंगी, रास्ता भी बताएंगी, उनको गाइड भी करेंगी कि किस तरह से जाओ, किस स्पीड में जाओ, किस एल्टीट्यूड में जाओ, हाँ, किस एंगल से जाओ कि तुम दुश्मन के मिसाइल को हिट कर सको। इसमें जैसे सेंसर्स होते हैं, हमारे मिसाइल सिस्टम्स में सेंसर्स भी होते हैं। ऐसा रडार होता ही है नेवल में, हाँ, एक्स बैंड रडार होता ही है, हमने बता दिया आपको। आपको ई बैंड रडार्स होते हैं जो हमारे मिलिट्री में काम आते हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए। ये जनरली शॉर्ट रेंज रडार्स होते हैं और ये बड़ा हाई स्पेसिफिकेशन इमेज देते हैं। शॉर्ट रेंज में ही डिटेक्ट करते हैं लेकिन इमेज बहुत स्पेसिफाइड बनाते हैं। तो क्या होता है, फायर कंट्रोल सिस्टम को ट्रैक, उस ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना, उसकी सारी डिटेल्स का कलेक्ट करना इजी हो जाता है। अब हमारे पास जैसे हमारी फौज जा रही है, हमारी फौज चल रही है, या हमारी फौज ने कहीं पर पड़ाव डाला है, तो वहाँ पे काम में आता है बैटल फील्ड सर्विलेंस रडार। ये शॉर्ट रेंज रडार होता है और इसे BFSR कहते हैं, माने बैटल फील्ड सर्विलेंस रडार शॉर्ट रेंज। ये मैन पोर्टेबल भी हो सकता है, बैटरी ऑपरेटेड भी हो सकता है और गाड़ियों में भी माउंटेड हो सकता है। जैसे एक हमारा D4 बनाया, हमारी DRDO ने हमें बनाया है D4। ये एंटी ड्रोन सिस्टम है, ये ड्रोन्स को डिटेक्ट करता है, हॉस्टाइल ड्रोन्स को या UAVs, अनआइडेंटिफाइड व्हीकल्स को ये डिटेक्ट करता है। और ये RF स्पूफिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। RF स्पूफिंग टेक्नोलॉजी से क्या करता है, ये दुश्मन के ड्रोन्स को या तो मिसगाइड कर देता है, दुश्मन के ड्रोन्स को पता ही नहीं चलता है कि वो कहाँ है और उसका टारगेट कहाँ है, तो ये मिसगाइड करके ये उसको दूसरी जगह ले जाए। कभी कभी वापस ऐसा भी होता है कि दुश्मन ने ही वापस भेज, तो ये स्पूफिंग सिस्टम से ये D4 काम करता है और ये इस तरह से कितना खतरनाक है। एरे रडार्स हमने पूर्व में भी डिस्कस किया, जो हमारे ट्रूप्स यूज करते हैं। ये आपको मल्टी रेडिएशन एंटीना वाले होते हैं, हर एंटीना रेडिएशन रेडिएट करता है और डेटा कलेक्ट करके और उसको मर्ज करके एक फाइनल स्ट्रक्चर, फाइनल रिजल्ट बनाया जाता है। एक्स बैंड रडार्स जो होते हैं वो माइक्रोवेव रडार्स, हाई रेजोल्यूशन देते हैं, 8 से 12 गीगाहर्ट्ज पे काम करते हैं और स्मॉल टारगेट्स के लिए अच्छे होते हैं, शॉर्ट रेंज में होते हैं, वेदर फ्रेंडली लेकिन नहीं होते हैं। एस बैंड रडार जो है 2 से 4 गीगाहर्ट्ज पे काम करते हैं, ऑल वेदर होते हैं, लॉन्गर रेंज होते हैं लेकिन स्मॉल टारगेट्स के लिए फ्रेंडली नहीं होते। रडार सिस्टम जो इंडिया डेवलप कर रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुपर पावर अगर बनना है तो सुरक्षा ही करना होगा और हम सुरक्षा के लिए भारतवर्ष जो रडार्स डेवलप कर रहा है, आइए उसको जानते हैं। एक 3D CAR रडार, इसमें रोहिणी और रेवती रडार, ये लॉन्ग रेंज सर्विलेंस के लिए है। उसके बाद आपको स्वाति रडार है।
स्वाति रडार आर्टिलरी का लोकेशन करता है। जैसे पूर्व में हम लोगों ने डिस्कस किया कि दुश्मन का तोपखाना, दुश्मन के रॉकेट सिस्टम कहाँ से लॉन्च फायर कर रहा है, इसको डिटेक्ट करना होता है। तो हमारा स्वाति रडार जो है वो डिस्कस करता है, जो एक मोबाइल फेस्ड एरे रडार है। हमारा डेवलप्ड एक रडार है राजेंद्र, ये मिसाइल फायर कंट्रोल सिस्टम का रडार है। ये प्राइमरी फायर कंट्रोल रडार है खास डिफेंस सिस्टम का। मतलब क्या है कि ये प्राइमरी मतलब ये डिटेक्ट करता है, ये आने वाले प्रोजेक्टाइल्स को, आने वाले मिसाइलों को डिटेक्ट। इंदिरा ये रडार है, ये लो लेवल डिटेक्शन पे अगर नीचे से कोई प्रोजेक्टाइल आता है, जैसे क्रूज मिसाइल है, क्रूज मिसाइलें कम हाइट रखती हैं, नीचे नीचे आती है, बैलिस्टिक मिसाइलें ऊपर से आती हैं। तो हर तरह के मिसाइल को डिटेक्ट करने के लिए रडार रखना पड़ता है। बैलिस्टिक मिसाइल को डिटेक्ट करने के लिए रडार हो गया जैसे अपना 3D CAR रडार। अभी क्रूज मिसाइल्स को या लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स ड्रोन्स को डिटेक्ट करने के लिए हमारा हो गया इंदिरा रडार। इंदिरा 1 जो है वो है डिटेक्शन में काम आता है, और इंदिरा 2 जो है वो ट्रैक करता है, इंफॉर्मेशंस देता है कि किस एंगल से, किस गति से और किस अल्टीट्यूड पे आ रहा है फॉरेन हॉस्टाइल ऑब्जेक्ट, और उस डेटा को प्रोसेस करके फिर फायर कंट्रोल सिस्टम इंटरसेप्टिंग मिसाइल्स फायर करता है। रोहिणी और रेवती जो हमारी रडार्स हैं, जो हमारा लॉन्ग रेंज रडार्स है, ये एस बैंड है। जैसा कि आप जानते हैं कि एस बैंड रडार ही लॉन्ग रेंज रडार होता है। 3D रडार है रोहिणी, और IAF इंडियन एयर फोर्स जो यूज करती है वो रेवती को यूज करती है। रेवती को इंडियन नेवी यूज करती है, रोहिणी को इंडियन एयर फोर्स यूज करती है, और रेवती को इंडियन नेवी यूज करती है। टेक्नोलॉजी हम लोगों ने डिस्कस किया इस तरह से दोस्तों, हम लोगों ने टेक्नोलॉजी डिस्कस किया, स्पूफिंग को डिस्कस किया, हम लोगों ने ऐसा को डिस्कस किया, हम लोगों ने पेसा को डिस्कस किया, हम लोगों ने एरे रडार्स को डिस्कस किया, हम लोगों ने फेस्ड एरे रडार्स को डिस्कस किया। आप इस वीडियो के सब्सक्राइब सेक्शन में जाएंगे तो हम मेरा सारा जो ऑडियो है वहां आपको मिल जाएगा, उसमें आपको लिखित रूप से ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। टेक्नोलॉजी डिस्कस हो गया, फंडामेंटल डिस्कस हो गया, तो हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि हम अपनी सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं, और ये आज की दुनिया में महत्वपूर्ण भी हो गया है अपनी सुरक्षा करना, क्योंकि तभी हम जीवित रह सकते हैं, तभी हम सरवाइव कर सकते हैं, या तभी हम इकोनॉमिक पावर या सुपर पावर बन सकते हैं। तो दोस्तों आगे आने वाले एपिसोड्स में और भी बहुत सारी जानकारियां हम लोग आपको लाएंगे। आप वीडियो को प्यार दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ये सारी जानकारी आपको एकत्रित कर दी गई है इस वीडियो में, जिसके लिए आपको 15 जगह 20 जगह रेफरेंस लेना पड़ सकता है, वो सारी इस एक वीडियो में एकत्रित कर दी गई है। अब दोस्तों एक शॉर्ट रेंज रडार्स होते हैं, जैसे कोई बहुत क्लोज आ गया, कोई ऑब्जेक्ट एकदम एयरपोर्ट के ऊपर आ गया, तो इस शॉर्ट रेंज रडार्स के लिए हमारा भी सिस्टम है। हम एक सिस्टम यूज करते हैं IS-51M3। ये सिस्टम शॉर्ट रेंज है, और ये C बैंड पे भी काम करता है, H बैंड पर भी काम करता है, J बैंड पे भी। C बैंड यूज करता है टारगेट को डिटेक्ट करने में, H बैंड जो है उसको स्कैन करता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जुटाता है, और J बैंड फायर कंट्रोल सिस्टम को गाइड करता है। अदर रडार सिस्टम्स जो हम लोग यूज करते हैं वो है P40, ये एक E बैंड रडार है जिसका रेंज 175 किलोमीटर है, लॉन्ग ट्रैक है। एक P15 ये टारगेट एक्विजिशन रडार है, रेंज इसका 175 किलोमीटर है। हम लोग PRV-9 यूज करते हैं जो E बैंड रडार है, हाइट फाइंडिंग रडार है, और इसका रेंज 210 किलोमीटर है। तो दोस्तों हमने समझा दिया है आपको, और अगर दिक्कत हो तो आप ट्रांसक्राइब सेक्शन में जाएं, वहाँ ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ें, वहाँ सारा ऑडियो डिटेल्स है जो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। और हमें प्यार दें ताकि हमें हिम्मत मिले आगे के और भी अच्छे अच्छे इंफॉर्मेशन आपको लाने में। और ये वीडियो रडार सिस्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगा आपके लिए। यहाँ इसमें रडार सिस्टम्स की सारी जानकारी है। धन्यवाद।